कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पेनिनसुला रिवर के विषय में देखेंगे और इससे पहले हम ब्रह्मपुत्र रिवर के विषय में देख चुके हैं। तो पेनिनसुला रिवर क्या ओरिजिन क्या होता है? तो ओरिजिन होता है इसका मेन जो है रेनफॉल पे डिपेंड करता है, जो बारिश की पानी होता है उस पर डिपेंड करता है। सीजनल रिवर होता है ये पेनिनसुला रिवर, प्रायद्वीपीय नदी जो होती है वो। अब ये प्रायद्वीपीय नदी कुछ वेस्ट की तरफ बहती है और कुछ ईस्ट की तरफ बहती है। तो जो वेस्ट की तरफ बहती है वो कहाँ पे अरबियन सागर में जाकर मिल जाती है, और जो ईस्ट की तरफ बहती है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है जो पश्चिम की तरफ मूव करती है वो कौन कौन सी नदी है? तो लूनी नदी हो गई, फिर माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, घाघर, सारावती, पंबा, पेरियार एंड भारत पूजा रिवर जो है वो हो गया। तो ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो कौन कौन सा नदी है? तो एक हो गया सुवर्ण रेखा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार नदी है। तो ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये हम अगले क्लास में देखेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर के विषय में। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहले हम लूनी नदी के विषय में देखते हैं। लूनी नदी का जो लेंथ है वो 495 किलोमीटर का लेंथ है इसका। और ये कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? तो राजस्थान का जो एक डिस्ट्रिक्ट है अजमेर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ एक अरावली रेंज है। तो वही अरावली रेंज से ये लूनी रिवर का ओरिजिन पॉइंट है, जहाँ से अरावली रेंज से निकलती है। अब अगर अरावली रेंज नहीं दिया हो तो अन्ना सागर अरावली रेंज के अंदर ही आता है, अन्ना सागर से निकलती है। तो ये अगर ऑप्शन में जो भी दिया हो, या अरावली रेंज दिया हो, या अन्ना सागर दिया हो, या अजमेर या राजस्थान, जो भी ऑप्शन में दिया है मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब ये लूनी रिवर कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है और गुजरात से गुजरती है। और ये डिजर्टेड एरिया से होकर गुजरती है। जैसे ही राजस्थान से गुजरती है तो मरुस्थलीय क्षेत्र से गुजरती है। तो ये इसी वजह से जब रन ऑफ कच्छ तक जाती है तो वहाँ के बाद इसका समाप्त हो जाता है, ये विलुप्त हो जाती है। मतलब ये जो है ना पानी सोख लिया जाता है, तो उसमें ये क्या होता है, लैक ऑफ वाटर की वजह से ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अब पानी कमी हो जाएगा, जब भी मरुस्थलीय क्षेत्र से जाएगा तो पानी क्या होता है, सूखता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। अब इसी तरह से अब जैसे हम इसको जहाँ पे ओरिजिन होता है, जैसे ये राजस्थान में जैसे ओरिजिन हुआ अजमेर डिस्ट्रिक्ट में अरावली रेंज में, तो वहाँ पे हम इस नदी को किस नाम से जानते हैं? तो सागरमती नाम से जानते हैं, सागरमती नाम से जानते हैं। सागरमती और साबरमती दोनों अलग अलग है। तो साबरमती हम फिर आगे पढ़ने वाले हैं। और ये जो नदी है इसको ओरिजिन पॉइंट में हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? सागरमती नाम से जानते हैं। जब सागरमती से सारासुती नदी मिल जाती है तब हम उसको लूनी रिवर के नाम से जानते हैं। तो सागरमती से सारासुती किस पॉइंट पे मिलती है? तो गोविंदगढ़ पॉइंट पे मिलती है। जो गोविंदगढ़ है उस पॉइंट पे ये सागरमती और सारासुती नदी मिल जाती है, और तब जाकर लूनी रिवर कहलाती है ये। इसके बाद देखेंगे माही रिवर। तो माही रिवर जो है वो 583 किलोमीटर इसका लेंथ है। और ये माही रिवर जो 583 किलोमीटर है इसका रेंज, ये विंध्याचल रेंज से निकलती है। विंध्या रेंज जो है वहाँ से इसका उद्गम होता है। अब देखेंगे जो कौन कौन से राज्य से होकर ये प्रवाहित होती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से ये प्रवाहित होती है। पहले तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, फिर राजस्थान को जाती है, फिर गुजरात को जाती है, ठीक है। तो अब इस तरह से देखेंगे जैसे और फिर कहाँ जाकर मिल जाती है? तो अरबियन सागर में जाकर के मिल जाती है। अब माही रिवर जो है इसमें लिखा हुआ है कि 2 बार वो ट्रॉपिक कैंसर जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा जैसे इस तरह से होता है, तो इसको जैसे ऐसे 2 बार काटेगा, एक यहाँ एक यहाँ। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। कर्क रेखा होता क्या है? तो जैसे ये हो गया अपना, इस तरह से होता है ग्लोब। तो 23 1/2 नॉर्थ हो गया, ये 23 1/2 ये साउथ हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक कैंसर। तो ट्रॉपिक कैंसर ये हो गया कर्क रेखा, ट्रॉपिक कैंसर को ये 2 बार काटती है। तो यही था। और यहाँ पे क्या कहलाता है ये? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है ये वाला। इसको मकर रेखा भी कहते हैं। तो ये ट्रॉपिक कैंसर को कितना बार? 2 बार काटती है। तो इसके बाद देखेंगे कि माही रिवर जो है वो 3 रिवर आकर के एक जगह मिलती है, जिसमें माही रिवर भी है एक। तो जैसे 3 रिवर आकर के मिली और तब जा कर के इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे?
तो इस जैसे इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगम क्यों कहे, तो इसमें एक तो माही रिवर मिलती है, दूसरा सोम रिवर मिलती है, और दूसरा एक तीसरा होता है जखम रिवर। तो जखम रिवर भी मिलती है। तीनों जब एक पॉइंट पे मिलेगी तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। और ये बांसवाड़ा टापू हो जाता है। ये जो तीनों मिलती है उस जगह पे एक बांसवाड़ा टापू बन जाता है। तो यही बांसवाड़ा टापू पर आदिवासी लोग का मेला लगता है, आदिवासियों का मेला लगता है यहाँ पे बांसवाड़ा टापू पे। अब इसके आगे देखेंगे, इसके आगे जैसे ये दिखाया गया है मैप में, तो ये जैसे लूनी रिवर हो गया। लूनी रिवर राजस्थान से निकली हुई है, राजस्थान से यहाँ से निकली है लूनी रिवर। और फिर ये साबरमती रिवर को दिखाया गया, राजस्थान से निकलकर गुजरात को आती है। फिर लूनी रिवर भी क्या होता है, राजस्थान से निकलकर गुजरात तक आती है। और फिर साबरमती रिवर का दिखाया है, यहाँ से माही रिवर को दिखाया गया है कि ये यहाँ से निकलकर फिर मिल जाती है इसमें। जैसे माही रिवर का हम देखे थे ना कि किस राज्य से, एमपी, राजस्थान और गुजरात से निकली है। तो ये जैसे है एमपी का ये हो गया एमपी, तो ये वाला पोर्शन एमपी है। तो एमपी से निकल करके फिर राजस्थान को जाती है, और फिर लास्ट में जो है गुजरात से होते हुए ये गुजरात को आई है। गुजरात को ये वाला पॉइंट में गुजरात में आई, और गुजरात में से फिर यहाँ से निकल जाती है, अरबियन सागर में मिल जाती है। अब यहाँ से एक नर्मदा नदी है, और इसके पैरेलल ही एक ताप्ती नदी है। तो नर्मदा नदी के पैरेलल में ताप्ती नदी चलती है। इसी वजह से इसको इस नर्मदा नदी का ट्विंस भी कहा जाता है। इसकी जो है सहोदर बहन भी कहा जाता है नर्मदा नदी की, ताप्ती नदी को। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे साबरमती रिवर के विषय में। तो साबरमती रिवर जो है 324 किलोमीटर इसका लेंथ है। और ओरिजिन इसका कहाँ पे है, तो ओरिजिन अरावली रेंज से ही निकलती है, उदयपुर में, और अरावली रेंज से इसका उद्गम होता है। अब किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, और तब जा कर के फिर वो गल्फ़ ऑफ खम्बत है, वहाँ पे गिर जाती है, वहाँ पे गिर जाती है। अब साबरमती नदी के किनारे में कौन कौन सा नगर बसा हुआ है, तो अहमदाबाद और गांधीनगर बसा हुआ है। और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है NPCB, तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये डिक्लेयर किया था कि राजस्थान का जो सबसे पॉल्यूटेड, जो सबसे प्रदूषित नदी है, वो साबरमती नदी ही है। इसके बाद देखेंगे नर्मदा नदी के विषय में। तो नर्मदा नदी क्या है, तो 1312 किलोमीटर इसका लेंथ हो गया। लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है, इसका जीवन रेखा एमपी का कहा जाता है, क्योंकि जो कृषि है वो मेनली डिपेंड करता है नर्मदा नदी के ऊपर ही। अब नर्मदा नदी को लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। जो वेस्ट में जितने भी नदी बहती है, सबसे लंबी नदी ये नर्मदा नदी ही है। अब इसको जैसे कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरता है, तो एमपी से, महाराष्ट्र से और गुजरात से होकर गुजरता है। तो एमपी में इसका मोस्टली पोर्शन जो है वो 87% जो है वो नर्मदा नदी का एमपी में ही बहती है। महाराष्ट्र में 1.5% ही बहती है, और गुजरात में 11.5% बहती है। अब जैसे ये सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज जो हम इससे पहले देखे थे माउंटेन में, तो सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज के बीच से बहती है ये। और इसके बाद देखेंगे जैसे फेमस वाटरफॉल जो है यहाँ पे जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, कौन कौन सा, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सा वाटरफॉल जो है वो इसके ऊपर बनाया गया, नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया। तो एक है धुआंधार, एक है कपिल धारा। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो जबलपुर में, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अब 1961 ईस्वी में क्या हुआ था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। 1961 ईस्वी में क्या हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नर्मदा नदी की पानी को यूटिलाइज करने के लिए एक सरदार सरोवर डैम का प्रस्ताव लाया गया था। वो जो सरदार सरोवर डैम को पास कराया गया था कि ये किया जाएगा, बनाया जाएगा उसके पानी को यूटिलाइज करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, तो 192 जो गांव है उसको खाली करा लिया गया। अब 192 गांव को जब खाली किया गया, तो उसको या तो मुआवजा देना चाहिए था, नहीं तो ज़मीन के बदले ज़मीन देना चाहिए था। लेकिन वो ज़मीन भी नहीं दिया गया 1961 में, लेकिन वादा किया गया लेकिन दिया नहीं गया। फिर 1985 ईस्वी में क्या हुआ, तो जिन लोगों के ज़मीन गए थे, 192 गाँव के लोग क्या किए, तो एक आंदोलन शुरू किए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मेधा पाटेकर के नाम, पाटेकर है, तो मेधा पाटेकर के द्वारा 1985 ईस्वी में ये आंदोलन शुरू हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये आंदोलन कब तक चला था, तो 1996 ईस्वी तक चला था। और इसमें एक बार तो पुलिस ने क्या किया था, तो इन सब पे लाठीचार्ज भी कर दिया था। मेधा पाटेकर का सर भी फट गया था इसमें। और लोग इस आंदोलन में, नर्मदा बचाओ आंदोलन में कितने देर 24 आवर्स तक नर्मदा के पानी में रहते थे।
इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। अब देखेंगे इसका ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है नर्मदा नदी का। तो नर्मदा नदी का ट्रिब्यूटरी है, एक तावा नदी हो गया, फिर सक्कर, बरगी, हीरम, ये सब क्या है तो नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नदी है, सहायक नदी है। अब ताप्ती नदी जो है वो 700 किलोमीटर की होती है और ये सतपुरा रेंज से निकलती है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, मध्य प्रदेश में, तो वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, सतपुरा रेंज से। अब इसको हम ट्विंस ऑफ नर्मदा भी कहते हैं क्योंकि नर्मदा नदी के पैरेलली ही बहती है ये, तो इसलिए हम इसको ट्विंस ऑफ नर्मदा नदी भी कहते हैं। अब कितने राज्य में बहती है तो 3 राज्य में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, फिर जा करके अरब सागर में मिल जाती है और रिफ्ट वैली से ये पास करती है और फॉर्म करता है इस्टुअरी। तो रिफ्ट वैली क्या होता है, जैसे कोई नदी है, तो जैसे कोई नदी हो गया तो नदी जो बहती है ये इस तरह से बनाया हुआ रहता है, तो ये डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अब जैसे यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो भी अवशेष रहता है, जो भी ये रहता है अवशेष, नदी में जो भी गंदे रहते हैं तो वो सब यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। नदी का जो विषाद रहता है, अवसाद रहता है, वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और नदी प्रवाहित होती चली जाती है। तो यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन ये नहीं होता है। तो इसी को हम जो यहाँ पे जमा हो गया ना, इसी को हम क्या कहेंगे, इस्टुअरी कहते हैं और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसी तरह से नर्मदा नदी में भी था, नर्मदा नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है क्योंकि जितना भी अवसाद रहता है वो यहीं पे एकत्रित हो जाता है और आगे जा कर के डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ये भी स्टोरी ही बनाती है नर्मदा नदी भी। अब आगे तप्ती नदी के आगे देखेंगे घाघर नदी। घाघर नदी क्या है तो 1080 किलोमीटर का है। ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन होता है इसका और ये फिर हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा में आती है, हरियाणा से फिर पंजाब में जाती है, पंजाब से फिर राजस्थान को जाती है, तब जाकर पाकिस्तान में चली जाती है ये नदी, घाघर नदी। इसका जो ये हरियाणा में है, 320 किलोमीटर हरियाणा में इसका सबसे ज़्यादा चलती है ये। अब इसके बाद मतलब बहती है 320 किलोमीटर की रेंज में ये बहती है हरियाणा में। अब ये देखेंगे कि घाघर नदी जो है वो रन ऑफ कच्छ में ड्राई हो जाता है ऐसे, लेकिन रन ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात में पड़ता है, लेकिन रन ऑफ कच्छ में जाकर ये ड्राई हो जाता है और कुछ भी हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में फिर चली जाती है। घाघर नदी का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान में चली जाती है और ड्राई भी हो जाता है कुछ हिस्सा। तो हमेशा नहीं, मतलब ये सीजनल रिवर है ना, तो सीजनल रिवर में ऐसे ही होता है। अब इनलैंड रिवर है ये, जिसके वजह से ये ओशियन तक नहीं पहुंच पाती है, मतलब जो समुद्र है उस वहाँ तक पहुंच नहीं पाती है। शरावती रिवर क्या होता है, शरावती रिवर जैसे देखेंगे तो शरावती रिवर में ये हो जाता है कि ओरिजिन होता है इसका कर्नाटक में, और कर्नाटक में जो सबसे इंडिया का जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो जोग वाटरफॉल है। तो जोग वाटरफॉल जो सिचुएटेड है वो इसी नदी के ऊपर सिचुएटेड है, शरावती नदी के ऊपर ही। अब पंबा रिवर हो गया या पेरियार रिवर हो गया, तो पंबा और पेरियार जो है या भारतपुजा रिवर, ये रिवर केरला में फ्लो होती है, केरला से बहती है। तो पंबा पेरियार रिवर कहाँ पे होगा, तो पंबा पेरियार रिवर ये केरला में इस पॉइंट पे बहती है और जो शरावती रिवर है वो कर्नाटक में बहती है। तो ये यहाँ पे कहीं बहती है कर्नाटक में। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम वेस्ट फ्लोइंग हो गया, अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर के विषय में चर्चा करेंगे।